हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। सो एज वी ऑल नो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने टीजीटी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले वाली क्लास में हमने यूपी टीजीटी का 2011 सिर्फ उसमें हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम यूपी टीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप जाकर प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो क्लास है आपकी वो बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो सिर्फ बैच पर होंगे, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके यूट्यूब के साथ साथ बैच पर दोनों जगह आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ। क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन मेटल्स यानी कि गैर धातु किसके चालक नहीं है। पहला ऑप्शन है हीट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है बोथ 1 and 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। एज वी ऑल नो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात सबको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये हमने यूट्यूब पे भी मैंने आपको कराया है और इवन बैच में भी डिटेल में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कितना इजी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है। तो नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट heat and electricity, but there is exception क्या था? that is graphite। एक्सेप्शन क्या था? दैट इज ग्रेफाइट। क्लियर हुई इतनी बात कि जो नॉन मेटल्स है डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही सही है कि नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन बकमिनिस्टर फुलरीन आर। क्या पूछा है? कार्बन एटम्स पूछे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे किसमें? इन बकमिनिस्टर फुलरीन में। ओके, सो एज वी ऑल नो कि हम बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो कौन कौन सा है? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो जो बकमिनिस्टर फुलरीन है ये क्या है? ये कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये हमने पढ़ा था जब हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं इन बकमिनिस्टर फुलरीन। तो वो होते हैं 60। ठीक है, कितने होते हैं? वो होते हैं 60। क्लियर है इतनी बात? तो पहला ऑप्शन है 30, गलत। दूसरा है 90, गलत। तीसरा जो ऑप्शन है 60, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 60 होते हैं। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशंस को जो है वो इग्नोर कर देते हैं और वहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चंस फिर गलत करके आते हैं। ठीक है, तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर है आपका कार्बन 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एन एटम, ठीक है जी, कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड या फिर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। थर्ड ऑप्शन है कंटेन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सिंपल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एज वी ऑल नो कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, ये बात सबको पता है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड विजिबल पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ very small and visible particle, very small and visible particle
जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एटम। क्लियर है इतनी बात, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ऑल द एटम of a given element, all the atom of a given element is identical, all the atom of a given element is identical in all respect, in all respect, that is shape, mass and size। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट, एज वी ऑल नो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroy during any chemical reaction। ये मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब पर भी उसकी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, दैट इज कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इसलिए एक बार हमने ही फिर से रिवाइज कर लिए हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक परमाणु है कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो इसका जो आंसर होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एन एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। क्लियर है, उपविभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एन एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके, तो जॉन डाल्टन ने, सबको पता है, रेज द एटॉमिक थ्योरी दैट एक्टेड एन एक्सप्लेनेशन, किसके बेसिस पे, दो लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन, बेसिकली द लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस कि जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे एग्जांपल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो होता है 8:1। इट मीन्स कि वाटर का सोर्स कुछ भी हो, हम पानी कहीं से भी ले लो, चाहे टैप वाटर हो, कोई सा भी पानी हो, इट मीन्स उसका जो रेशियो है वो क्या होगा, दैट इज 8:1। और वही क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्लियर है इतनी बात। अब बात करें एटम, एज वी ऑल नो कि एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट है मैटर की दैट कॉन्स्टिट्यूट अ केमिकल एलिमेंट। ये हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। एवरी प्लाज्मा, सॉलिड, गैस, लिक्विड कंपोज्ड ऑफ आयनाइज्ड और न्यूट्रल एटम, की जो मैटर की स्टेट है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, वो सब किससे मिलके बने हैं, कंपोज्ड ऑफ आयनाइज्ड और न्यूट्रल एटम। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अराउंड 100 पिकोमीटर अक्रॉस एटम्स जो है आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ये भी मैंने आपको कराया है क्लास में। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी जॉर्ज डाल्टन ने दी थी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी। आई थिंक इवन मैं बात करूं अगर DSSB की, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो वो दी थी जॉन डाल्टन ने। और एटॉमिक थ्योरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई भी TGT एग्जाम्स हो उसमें आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो एज पर द थ्योरी, ऑल मैटर, चाहे वो मिक्सचर हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, इज कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, रिवाइज हुई चीजें। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एटम्स आर मेनली मेड अप ऑफ।
कि जो एटम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, वो न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं, प्रोटॉन से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। एज वी ऑल नो कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एज वी ऑल नो कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, एटम आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि एटम आर मेनली कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं चार्जेस की, तो एज वी ऑल नो कि जो प्रोटॉन है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात सबको। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, और एज वी ऑल नो कि न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल जो है दैट इज नो चार्ज। क्लियर है इतनी बात। तो एटम्स मेनली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा भी गलत। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ये क्या होगा आपका सही आंसर। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द रेडियस ऑफ एटम इज द ऑर्डर ऑफ। यानी कि रेशियो बताना है किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस that is as we all know 10 raised to power minus 15, and after that radius of atom। ठीक है, ये मैंने अभी बैच में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराया था तब मैंने आपको बताया था। तो रेडियस ऑफ एटम दैट इज, अब हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किस किस का, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम। ठीक है जी, निकाल लोगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 अपॉन 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, इसे कैलकुलेट करके आएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो लेट्स सी ऑप्शन, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ये क्या होगा सही आंसर। इजी क्वेश्चन था, क्लियर था, क्लियर है आप सभी को, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ओके, atomic number and mass number of an element m are 25 and 52 respectively। कि atomic number और mass number जो एक element है m उसका क्या है 25 and 52। तो बताना है number of electron, proton and neutron in m+2 ion are respectively। ठीक है जी, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि एटॉमिक नंबर 25 एंड मास नंबर 52, ये एक दैट इज 52, ये क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है और मास नंबर कितना गिवन है, मास नंबर है 52। ठीक है जी, या फिर कह सकते हैं सिंपल, दैट इज न्यूट्रल एटम 25 एंड 52। सिंपल इतनी बात। अब इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन m+2, यानी कि कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है जी, कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ, एज वी ऑल नो कि कैसे फॉर्म होगा, इज ड्यू टू बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, इस फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ, इस फॉर्म due to the loss of 2 electron।
क्लियर है इतनी बात? अब हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने होंगे? तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे तो पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, दैट इज 25। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बिल्कुल, तो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो गया, यानी कि 25 माइनस 2, तो कितना आ गया, दैट इज 23। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एज वी ऑल नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, एटॉमिक नंबर माइनस, ठीक है। कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, यानी कि 50, ये हो जाएगा आपका 52 माइनस दैट इज 25। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, दैट विल बी 7, तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज कैलकुलेट करने के बाद 27। तो आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, यानी कि हमें बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो हुए वो हो गए 23, प्रोटॉन जो हुए वो कितने हो गए 25, और न्यूट्रॉन जो हुए दैट इज 27। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन 23, 25, 27, सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हमने सीक्वेंस ही गलत कर दिया तो उस केस में हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख सकते हैं प्रोटॉन, और यहाँ लिख सकते हैं न्यूट्रॉन, यही सीक्वेंस है। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे 23, तो 23 ये हो गया गलत। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे 23, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23, प्रोटॉन 25 और न्यूट्रॉन कितने हैं 27। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, कि एक परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है। एज वी ऑल नो कि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एटॉमिक वेट की। तो एटॉमिक वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू n प्लस p। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इन्होंने कहा है एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है इतनी बात, सिंपल है कि एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट बेसिकली क्या है, एटॉमिक वेट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, the sum of number of proton and number of neutron, the sum of number of proton and number of neutron of the nucleus of an atom, of the nucleus of an atom, atomic weight the sum of number of proton and number of neutron of the nucleus of an atom of the element, जिसे हम क्या कहते हैं, of the element जिसे हम कहते हैं is called atomic weight। एटॉमिक वेट जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, लेट्स सी। तो जो आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर, कि इनमें से कौन सा मैटर नहीं है, फोग, ह्यूमिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट या फिर ब्लड। तो एज वी ऑल नो कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है जी, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई
which occupies space and has mass, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। एज वी ऑल नो कि जो फोग है, इनमें से पूछा है कौन सा मैटर नहीं है, तो फॉग मैटर है, ह्यूमिडिटी मैटर है, बट मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अ मैटर। जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एट विच द सॉलिड स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेज। ठीक है जी, तो मेल्टिंग पॉइंट आप लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज एट विच, melting point is, write down, melting point is at which solid stage, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज एट विच, की जो सॉलिड स्टेट है, जो सॉलिड स्टेज है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेज में। ठीक है, सॉलिड स्टेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेज। क्लियर है इतनी बात, गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, इसलिए ये मैटर नहीं है। ठीक है, फोग भी क्या है, मैटर है। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी क्या है, मैटर है, ब्लड भी क्या है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अ मैटर, मेल्टिंग पॉइंट इज एट विच सॉलिड स्टेज गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनाइट शेप, एक सब्सटेंस जिसका शेप कैसा होता है, डेफिनाइट होता है, एज वेल एज वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है, तो उसे हम, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। गैस इनकरेक्ट, लिक्विड इनकरेक्ट, सॉलिड जो होगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, जो सॉलिड होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एज वी ऑल नो कि हमारा बैच स्टार्ट है, केमिस्ट्री स्पेशल बैच, जो आपका चल ही रहा है, ऑलमोस्ट क्लास चैप्टर बचता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़नी है तो आप वो बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इवन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस भी चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो बात करें किसकी, मार्बल की। ठीक है जी, एज वी ऑल नो कि मार्बल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट इज Na2CO3, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, दैट इज CaO, और ये भी क्या होता है, कंपाउंड, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या, ब्रास, ब्रास कंपाउंड नहीं है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ अ एलिमेंट। क्लियर है, जो ब्रास है वो कंपाउंड नहीं है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है, ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार थोड़ा कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से, क्या होता है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस जो मिलके किससे बना है, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से, जो केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर है, कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसे हम जो सेपरेट कर सकते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि क्या कौन से प्रोसेस के थ्रू हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इट कैन ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, किसके थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो एनर्जी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा, इज यूजुअली गिवन आउट और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड फिक्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट जो होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड का डेफिनाइट फॉर्मूला होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मिक्सचर इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, सिंपल है, अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हम कंपाउंड को कैसे सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तो बाय फिजिकल प्रोसेस, और कैसे कर सकते हैं तो बाय केमिकल प्रोसेस। अब इसमें पूछ लिया कि जो मिक्सचर है वो कैसे इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब हमने अभी तक हमने समझा था कंपाउंड के बारे में। अब जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले बात करें किसकी, मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, when two or more substance mix, when जब दो या उससे ज्यादा substance, when two or more substance mix with each other without taking part, mix with each other, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल चेंज, विदाउट टेकिंग पार्ट केमिकल चेंज। ठीक है जी, विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल चेंज, द रिजल्टिंग सब्सटेंस क्या होगा, दैट इज नोन एज मिक्सचर। एग्जाम्पल, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। सिंपल है, कोई बताएगा मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो मिक्सचर्स के एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ मिल्क इन वाटर, सी वाटर एटसेट्रा, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, सी वाटर एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और जो मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमो का मतलब होता है सेम, इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसके पास सिर्फ कैसा होता है, एक फेज होता है, इट हैज ओनली वन फेज, ओनली वन फेज। ठीक है जी, इसकी बात करें हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है जी, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जो कॉम्पोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। आफ्टर दैट बात करी जाए, इसमें क्या होते हैं, दो या उससे ज्यादा फेजेस होते हैं, टू और मोर फेजेस, सिर्फ उसमें एक फेज होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, इंक, ये सब किसके मिक्सचर हैं, ये किसके एग्जांपल हैं, सॉरी, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। वहीं मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं, जैसे शुगर एंड सेंट, तो ये किसका एग्जांपल है, शुगर एंड सेंड, ये किसका एग्जांपल है, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो बेसिकली इनके एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, एक बार पर आप भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मिक्सचर इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड हैज फिक्स, कि जो कंपाउंड है उसका फिक्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी हमने देखा था जब हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखी थी कि जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड ऑप्शन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, आ गया क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के केस में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो एज वी ऑल नो कि अगर मैं बात करूं किसकी,
इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। तो एज वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। कैसा है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इट हैज अ वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो पहला है, एक पार्टिकल है, बात सही है। इट हैज अ वेव लाइक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। इट गिव एनर्जी वाइल मूविंग इन ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल, सॉरी, जो थर्ड ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सही नहीं है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑप्शन है कि इट्स मोशन इज ग्रेजुअली इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट सही है वो है, it is a particle, it has a wave like property and its motion is gradually influenced by magnetic field, ठीक है। और according to both ये सही नहीं है कि it gives energy while moving in orbital, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही नहीं है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो क्या होती है? लेस देन जीरो। तो पहला है जीरो, गलत। दूसरा है लेस देन जीरो, जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो इट्स स्पिन, इट्स चार्ज, या फिर द पाथ इन विच इट्स स्पिनिंग, या फिर 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, जब मैंने आपको क्वांटम नंबर बताया था तो वो किसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बाय 4 क्वांटम नंबर, ठीक है जी। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय 4 क्वांटम नंबर। कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या इंडिकेट करता है? साइज ऑफ द ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल। एंगुलर मोमेंटम ये क्या करता है? ऑर्बिटल की शेप को इंडिकेट करता है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये उनकी ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल की पोजीशन को इंडिकेट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर ये उनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इंडिकेट करता है। डिटेल्स में हमने बैच में कर लिया है, आई होप आपने क्लासेस देख ली होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद, तो द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद बीटा पार्टिकल। तो पहला है बीटा पार्टिकल, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि इफ एन एटम विच हैज 2k 8l 18m and 2n इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, the total number of electron having magnetic quantum number m is equals to 0 is, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज वी ऑल नो 4 शेल्स है, k l m n। k में कितने हैं? 2, l में कितने हैं? 8, m में कितने हैं? 18 और n में कितने हैं? 2। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस, अभी जब मैंने 2021 का पीवाईक्यू कराया था उसमें भी था, बट ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है। टोटल कैसे निकाल लेंगे? 2 + 8, 8 + 18 + 2, तो 8 और 2 कितना हो गया? 9 10 11 12 और 18, दैट इज कितना हो गया? 30। तो इट मींस इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 30 हो गया। और एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है? तो जिंक का, ठीक है। जिंक का जो एटॉमिक नंबर हो गया वो क्या हो गया? 30 हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 10 30। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले k में कितने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया 2k, तो कितना है? दैट इज 1s2, ठीक है। l में कितने हैं? 8l, दैट इज 2s2 2p6, ठीक है जी। m में कितने हैं? 18m, ठीक है जी, ये हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10,
10, उसके बाद बात करें 2n तो दैट इज 4s2। क्लियर है इतनी बात, यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन? तो अगर बात करें फॉर sp एंड d सब शेल, तो जो मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर है, ठीक है, फॉर sp एंड d सब शेल, जो मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर है, मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर m इज इक्वल्स टू, वो क्या है, 0 है। इतनी बात क्लियर है? m इज इक्वल्स टू 0 एंड विद स्पिन हाफ, जिसका मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, विद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर m इज इक्वल्स टू 0 विद स्पिन प्लस हाफ दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, फाइंड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, कि हर एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन फॉर ईच ऑर्बिटल हमें क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन फॉर ईच ऑर्बिटल, तो दैट इज 2k, ठीक है, 2k 8l 18m एंड आफ्टर दैट सॉरी फॉर दैट 2n। ओके ठीक है, तो 2k इसमें कितने होंगे, दैट इज सिंपल है 1s2, तो इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें होंगे 2s2 2p6, 2s2 2p6, तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 18m की बात करें दैट इज 3s2 3p6, 3s2 3p6 3d10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद 2n की बात करें तो दैट इज 4s2, तो इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे इतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी स्पिन क्या है, बिकॉज स्पिन इज प्लस हाफ। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें कैलकुलेट करूं 2 + 4 + 6 + 2, तो 4 5 6 7 8 8 और 6 कितना हो गया, टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है 6 10 7 14, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था एक लॉन्गेस्ट मेथड जहां से हमने निकाला। अगर मैं सिंपल निकालूं, ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें लिख दिया। अगर बात करी जाए कि इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, कितने ऑर्बिटल हैं इसमें, 7 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। और हर एक ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 × 2 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से तो और इजीली हम निकाल, टोटल इलेक्ट्रॉन तो वो हमने निकाल लिया कि कितने ऑर्बिटल है, 7, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम यहाँ से 7 × 2, तो ये कितना आ गया, 14। अब चॉइस इज योर्स कि आपको कौन से मेथड से करना है। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।